इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन से जिसका नाम होता है एल स्प्रिंग और साल होता है 1975। यहाँ पर हमें एक रॉबिन डेविड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई होती है। यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला किया होता है और वो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान को पार करने का। लेकिन रॉबिन के पास ना तो रहने की जगह है ना ही पैसे है जिससे वो अपना सफर कैसे कर पाएगी। इसलिए वो सबसे पहले टाउन में आती है और वो सबसे पहले अपना काम ढूंढती है। रॉबिन ने कुछ खास लोगों को अपना लेटर भी लिख के भेजा है जिससे उसने अपने सफर के लिए बारे में जिक्र किया है, लेकिन अभी तक उसको किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उसे कुछ दिनों के लिए टाउन के अंदर काम मिल जाता है और रहने के लिए जगह भी, मगर अपने सफर के लिए उसे 3 ऊँट भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा जरूरी सामान और राशन भी। उसे ऊँट इसलिए चाहिए होते हैं ताकि वो उसका भार उठा सके। रॉबिन जिसको भी अपने इस सफर के बारे में बताती है तो वो उसे पागल समझने लगता है। अब इसी टाउन में एक कैमल फार्म होता है जिसका मालिक का नाम कर्ट होता है। रॉबिन उसके पास जाती है और अपने सफर के बारे में बताती है, लेकिन कर्ट इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। दरअसल रॉबिन ने उसे ऊँट मांगे होते हैं, लेकिन कर्ट उसे कहता है कि तुम्हारा यह प्लान एकदम बेकार है। रॉबिन कहती है कि 1935 में मेरे फादर ने अफ्रीका के कालारी डेजर्ट को पार किया था तो वो तो बेकार नहीं था, लेकिन कर्ट फिर भी नहीं मान रहा होता है। रॉबिन उसे समझाती है कि मैं एक मेहनती लड़की हूँ। वो कहता है कि तुम 8 महीने मेरे लिए काम करो, वो भी बिना पैसे के। मैं तुम्हें ऊँट को काबू में कैसे करना है ये सब सिखा दूंगा और 8 महीने बाद में तुम्हें 2 ऊँट भी दे दूंगा। रॉबिन कहती है कि क्या हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहिए? तब कट जवाब देता है कि नहीं, मैं वादे का पक्का हूँ। कट की वाइफ उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है, लेकिन रॉबिन बाहर ही अपना टेंट लगाती है और इन 8 महीने में रॉबिन ऊँट के बारे में बहुत कुछ सीख जाती है। कट कोई अच्छा इंसान नहीं होता, वो रॉबिन से बहुत काम लेता है। साथ ही वो रॉबिन को बिना जूते चप्पल के चलने के लिए कहता है ताकि उसके पैरों की थैली और मजबूत हो जाए। रॉबिन को नर ऊँटों के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, लेकिन इन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है और इन 8 महीनों में रॉबिन इन्हें काबू करना सीख जाती है। अब वक्त पूरा होने के बाद रॉबिन कर्ट से 2 ऊँट मांगता है जैसे उसने वादा किया था, लेकिन कर्ट अपने वादों से मुकर जाता है और उसके बाद रॉबिन को वो अपने घर से भी निकाल देता है। रॉबिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रॉबिन को एक टूटा हुआ घर दिखता है और वो उसे अपना घर बना लेती है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम सैली होता है। उसके पास भी ऊँट होते हैं। उसकी फैमिली कई सालों से ऊँट पालने का काम करती है। रॉबिन उससे मिलने जाती है। वो उसे अपने सफर के बारे में बताती है और कर्ट ने जो उसके साथ किया था वो भी उसे बताती है। दरअसल सोली एक अच्छा इंसान होता है और वो रॉबिन को सलाह देता है कि शायद तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस सफर पर तुम बाहर निकल रही हो उसमें शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। सैली उसे 1 महीने काम के बदले में उसे 1 ऊँट देने के लिए मान जाता है। रॉबिन को 3 ऊँट चाहिए होते हैं, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर 3 महीने के लिए काम करना होगा जो वो खुशी से करना चाहती है। इसके बाद रॉबिन सैली से ऊँटों के बारे में बहुत कुछ सीख जाती है। कुछ टाइम बाद रॉबिन से उसके दोस्त मिलने आते हैं। वो जब रॉबिन को इस हालत में देखते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो रॉबिन को सलाह देते हैं कि वो अपने सफर को कम कर ले, लेकिन रॉबिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो अलग इंसान है। वो दुनिया की भीड़ भाड़ और लालच की दुनिया से दूर रहना चाहती है। इनमें से एक फोटोग्राफर होता है जिसका नाम रिक है। दरअसल रिक ने ही रॉबिन को यहाँ सलाह दी थी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले तुम्हारे सफर को स्पॉन्सर कर देते हैं क्योंकि रॉबिन को भी पैसों की जरूरत है। अगली सुबह रॉबिन के दोस्त चले जाते हैं। 1 महीना काम करने के बाद सैली उसे 1 ऊँट दे देता है। कुछ दिनों के बाद रॉबिन को पता चलता है कि वो ऊँट प्रेग्नेंट है। रॉबिन फैसला करती है कि थोड़ा इंतजार करेगी। इसके बाद वो फिर से कट के फार्म पर जाती है ताकि उसे अपने 2 ऊँट ले सके। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि कट ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया है। रॉबिन ऊँट के सौदे के बारे में डेविड नाम के आदमी को बताती है, लेकिन वो आदमी रॉबिन की बात नहीं मानता और कहता है कि कट ने मुझे किसी भी सौदे के बारे में नहीं बताया होता है। दरअसल ये आदमी यहाँ पर नया आया होता है और जब रॉबिन देखती है कि उसे ऊँट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उसे संभालना आता है, तो वो उसकी मदद करती है और उसके बाद वो आदमी रॉबिन को ऊँट दे देता है, जिससे रॉबिन को बहुत खुशी होती है और वो नेशनल जियोग्राफी वाले को एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपने सफर के बारे में बताती है और साथ ही रॉबिन को स्पॉन्सरशिप की उम्मीद भी होती है। अब सफर पर निकलने में कुछ ही दिन पहले सैली रॉबिन को बोलता है कि अगर उसे कोई नर ऊँट अपनी तरफ भागता हुआ दिखे तो उसे एक पल भी ना सोचे और उसे तुरंत शूट कर देना चाहिए। सैली अपनी तरफ से रॉबिन को एक गन भी देता है। रॉबिन अपने फादर और सिस्टर को एक लेटर भी लिखी होती है कि वो कुछ दिनों में अपने सफर के लिए निकल जाएगी। असल में रॉबिन की सिस्टर शादीशुदा होती है, इसलिए वो रॉबिन के लिए भी यही चाहती है कि वो भी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन रॉबिन अलग होती है। कुछ दिन बाद रॉबिन को नेशनल जियोग्राफी वालों की तरफ से एक खबर मिलती है जिसमें वो स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उनकी कुछ शर्तें होती है जिसमें उनका एक फोटोग्राफर जो उसके सफर के दौरान उसकी तस्वीर लेगा, लेकिन वो
फोटोग्राफर और कोई नहीं बल्कि रोबिन का दोस्त रिकी होता है। इसके बाद रिकी रोबिन के लिए सफर में कुछ जरूरी सामान ले आता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब रोबिन को अपने सफर के लिए निकलना होता है। वो अपनी फैमिली और सेली को अलविदा कहती है। यहाँ पर वो ऊँटनी जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी अब माँ बन चुकी होती है। रोबिन ने अपने तीनों ऊँट पर सामान रख दिया होता है और ऊँट का बच्चा भी अपने साथ ले जाती है और ऊँट का बच्चा भी अपनी माँ के साथ ले चलती है और साथ ही रोबिन का कुत्ता भी इस सफर में उसके साथ होता है। रास्ते में कुछ छोटे गांव आते हैं और जहाँ भी रोबिन रुकती है तो रिक रोबिन की तस्वीर लेने लगता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये कहानी न्यूज़पेपर में आने लगती है। 29 दिन तक वो अपने लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है और अब उसके रास्ते में माउंट ओल्गो पार्क आता है और पार्क वाले उसे अंदर से जाने नहीं देते। इसका मतलब रोबिन को घूम कर दूसरी तरफ से जाना होगा, मतलब कि सफर में अब और भी लंबा हो गया है। इसके बाद वो वहीं पर रात बताती है। माउंट ओल्गा के करीबी रिक उसकी तस्वीर लेता है और अगले दिन रोबिन अपना सफर शुरू कर देती है। रिक कभी कभार उसे ही मिलता है। असल में रोबिन की तस्वीर लेना पसंद नहीं होता, लेकिन रिक हर वक्त उसकी तस्वीर रहता है। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और रिक रोबिन की मदद करने के बजाय उसकी फोटो निकाल रहा होता है, जो बात रोबिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। रोबिन अपना सफर जारी रखती है। इस सफर में कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। रोबिन की ऊँट अभी तक भी सही सलामत होती है, लेकिन रोबिन बहुत थक जाती है और साथ ही बहुत कमजोर भी हो जाती है। अब एक दिन जब वो सोकर उठती है तो उसके सभी ऊँट गायब हो जाते हैं। काफी परेशान हो जाती है और वो रेगिस्तान के अंदर अपने ऊँट को ढूंढने लगती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे अपने ऊँट मिल जाते हैं और उसके बाद वो अपना गुस्सा अपने ऊँट पर निकालती है। इसके बाद वो एक गांव में पहुंचती है। रिक और उसका एक साथी वहां पर रोबिन का इंतजार कर रहा होता है। वो 1-2 दिन इसी गांव में बिताते हैं। अगले दिन रोबिन को बताया जाता है कि उसके रास्ते में एक ऐसा इलाका आएगा जहाँ के लोग उस जमीन को पाक मानते हैं और किसी पराई औरत को वहाँ जाना मना है। इसका मतलब है कि रोबिन को फिर से घूमकर जाना होगा। इसके बाद रोबिन ना चाहते हुए भी उस रास्ते को चुनती है। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पर रोबिन की जान भी जा सकती है, लेकिन रोबिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो लगातार आगे बढ़ रही होती है। एक दिन जब वो रास्ते में आराम करने के लिए बैठती है तो उसे 3 नर ऊँट अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर रोबिन को सेली की बात याद आ जाती है और तभी वो अपनी गन निकालकर और उसमें से 2 ऊँट को मार देती है। हालांकि ये करते हुए उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है जहाँ पर वो अपने जानवरों को और खुद भी नहाती है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। इनमें से 3 आदिवासी होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन होता है। इस आदमी का नाम जोफेस होता है। रोबिन जब अपने सफर के बारे में इन्हें बताती है तो इन्हें काफी हैरानी हो जाती है। जोफेस कहता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वहाँ पर गहरी खाई है। जोफेस कहता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वहाँ पर एक गहरी खाई है, तुम वहाँ पर भटक जाओगे। रोबिन उसे बताती है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ के लोग जमीन को पाक मानते हैं। तब जोफिन रोबिन की मदद करने के लिए वो अपना एक आदिवासी साथी जिसका नाम एंडी होता है वो इस सफर में रोबिन का साथ देता है। इस आदिवासी को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती होती है। वो अपने लैंग्वेज में उसे बात भी करता है। अब ये आदमी कुछ दिन रोबिन के साथ रहता है। इसके बाद रास्ते में रोबिन की मुलाकात एक मशहूर ट्रेवलर से होती है। जिसका नाम गिलेमेंस होता है और वो अपने सफर के बारे में बातचीत करती रहती है। साथ ही उसकी एक मदद भी मांगती है कि मेरा एक लेटर भी है जो कि नेशनल जियोग्राफी वाले को भेजते हैं क्योंकि रोबिन को कुछ सामान की जरूरत होती है। अब एंडी वापस यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि उसका सफर यहीं तक का था, लेकिन रोबिन उसकी और मदद मांगती है। एंडी अपने जूते की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस लंबे सफर के लिए मेरे जूते सही नहीं है। तब रोबिन ब्लेंडर से जूते लेकर देती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। एक दिन कुछ टूरिस्ट लोग रास्ते को गुजर रहे होते हैं। रोबिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कहीं उसकी तस्वीर लें, इसलिए वो उनके लिए नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। रोबिन अब कैमल लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है, इसलिए हर कोई उसे कैमल लेडी कहता है। अब अगले सीन में जब एंडी कंगारू का शिकार करके लाता है तब रोबिन उसे काट रही होती है, लेकिन तभी एंडी उसे रोक देता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, यानी कि औरत किसी भी जानवर को यहाँ नहीं काट सकती। 20 दिन के बाद रोबिन एंडी एक गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका रिक इंतजार कर रहा होता है और अब एंडी का ये सफर यही खत्म हो जाता है क्योंकि वो उसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन आगे अब रोबिन के रास्ते में एक ऐसा रेगिस्तान आने वाला होता है जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता। रिक रोबिन से कहती है कि मैं कोशिश करूंगी।
हर जगह पर तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगा। कुछ दिन के बाद रॉबिन एक रेगिस्तान में कदम रखती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। उसका शरीर काम करना छोड़ देता है और साथ ही उसे एक अजीब अजीब की चीजें दिखाई दे देती हो और साथ ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही होती है। एक दिन वो अपना कंपास खो देती है। काफी ढूंढने के बाद उसे कंपास मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती, आगे बढ़ रही होती है। एक दिन वो एक घर के सामने जाकर पहुंचती है, जो काफी देर तक वो एक लड़की उसे देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये भी उसका कोई वहम होगा, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर असल में एक बुजुर्ग औरत होती है और उसे अपने घर में ले आती है। उसको खाना भी देते हैं और नहलाते भी हैं। उन्हें जब पता चलता है कि रॉबिन इतना बड़ा सफर कर यहाँ तक पहुंची है, वो काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ दिन रॉबिन वहीं पर रहती है, इसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। एक दिन उसका कुत्ता प्यास की वजह से जहर पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रॉबिन को अपने डॉग खोने से बहुत दुख होता है। वह बहुत ही टूट जाती है, क्योंकि बचपन में भी उसने अपने कुत्ते को खो दिया था और अब रॉबिन अपनी मंजिल के बहुत करीब होती है। वो एक जगह पर रुक जाती है। इसके बाद वहाँ पे बहुत न्यूज वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि रॉबिन के सफर के बारे में सबको पता चल चुका होता है, इसलिए उसे मिल रहे होते हैं और बहुत सारी तस्वीर ले रहे होते हैं। लेकिन रॉबिन किसी से भी मिलना नहीं चाहती। रॉबिन ने अपना सफर लगभग पूरा कर लिया होता है। कुछ दिन वो और रुक गई। एक गाँव में रहते हुए वो अपना सफर पूरा कर लेती है। गाँव से निकलने के बाद इसके बाद वो अपने इस लंबे सफर को पूरा कर लेती है। एक समुद्र के किनारे उसका इंतजार कर रहा होता है और रॉबिन उसे अपने गले लगा लेती है। इसी के साथ इसी मूवी का यही एंड हो जाता है। अगली कहानी किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।